बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद तैयब एजाज और आज हम ग्रीक लिटरेचर में होमेरिक हिम्स को डिस्कस करेंगे। हम होमर के बारे में पहले भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और इसके अलावा हमने उसकी पोएम इलियड को भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो आज हम होमेरिक हिम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम होमर के बारे में कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। होमर वॉज अ ग्रीक poet, the blind Greek poet. He was blind, or his actual or original exact life years are unknown. He possibly lived in between 800 BC to 701 BC, and he was a great oral poet. और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो ओरल इसलिए था, he was actually not writer of the poem, rather he was composer of the poem. उसने पोएम्स कंपोज की, सिंग की, was not a writer। और उसके मेजर वर्क्स में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इलियड और ओडेसी, ये उसके दो मेजर वर्क्स हैं। और होमर का ये फेम है कि ही इज़ वन ऑफ द पोएट्स, अर्लीस्ट पोएट्स whose works are still intact. इंटैक्ट वर्क्स मीन जिसके वर्क्स अभी तक सलामत हैं। और his works are actually the pool of information about him, about the age, about the traditions। जैसे कि किसी भी राइटर के वर्क्स से हमें उसके एज के बारे में, इवन राइटर के अपने बारे में, या उसके पॉलिटिकल, उस दौर के पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल, मिलिट्री, वट हालात का पता चलता है। तो इसके जो होमर के वर्क्स हैं, ये बेसिकली दे आर ग्रेट पूल ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर the knowledge, for the information related to Greek. So Homeric hymns. So first of all, we would like to discuss what is a hymn. You can say that a hymn is a song of praise. ये एक song है जो song of praise कहलाता है। You can say it a religious song. A hymn is a type of song usually religious, specifically written for the purpose of adoration or prayer। ये जो हिम है, ये एक रिलीजियस सॉन्ग है जो गॉड और गॉडेसेस की एडोरेशन के लिए, उनकी तारीफ के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, या फिर उनसे दुआ करने के लिए लिखा जाता है। एंड टिपिकली एड्रेस टू अ डीटी, गॉड और गॉडेसेस को डीटी कहा जाता है। टिपिकली एड्रेस टू अ डीटी और डीटीज आर टू अ प्रोमिनेंट फिगर आर पर्सोनिफिकेशन। यानी कि एक हिम एक ऐसा सॉन्ग है जो रिलीजियस सॉन्ग है, जो किसी गॉड गॉडेस की तारीफ में हो, या उससे कुछ रिक्वेस्ट हो, उससे दुआ हो, और या गॉड गॉडेसेस के हट के किसी भी प्रोमिनेंट फिगर को भी मुखातब किया जा सकता है इसमें। लेट अस हैव अ लुक एट होमेरिक हिम्स। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन होमेरिक हिम्स इज दैट basically these Homeric hymns are not written by Homer। Homeric hymns होमर ने नहीं लिखी। Homer himself was not the creator, the composer of those Homeric hymns। बल्कि उन्हें Homeric कहा क्यों जाता है? इसलिए कि they are composed in the same time, in the same traditional parameter, dialect as Homer used in his Iliad and Odyssey। दो वजूहात हैं होमेरिक हिम्स को होमेरिक कहने की। एक तो ये उसी स्टाइल में लिखी गई हैं, उसी डायलेक्ट में लिखी गई हैं जिस डायलेक्ट और स्टाइल में होमर ने अपनी इलियड और ओडेसी लिखी। एक रीज़न ये है। और सेकंड रीज़न ये है कि ये ऑलमोस्ट उसी टाइम में लिखी गई थी जिस टाइम में होमर एग्जिस्ट करता था। होमर के नज़दीक के टाइम में ये कंपोज की गई थी। इन दो वजूहात की बुनियाद पे इन्हें होमेरिक हिम्स कहा जाता है। बट बी एश्योर, बी रिमेंबर्ड कि ये होमर की अपनी क्रिएशन नहीं है। होमेरिक हिम्स। द होमेरिक हिम्स इज अ कलेक्शन ऑफ 34 पोएम्स। ये 34 पोएम्स की एक कलेक्शन है और इन 34 में से 33 क्या करती हैं? दे इन्वोक एंड सेलिब्रेट गॉड्स। ये गॉड को इन्वोक करती हैं, उनसे मदद मांगती हैं,
उनको इंस्पायर करती हैं। एंड वन एड्रेसेस होस्ट, एक पोएम ऐसी है जो कि अपने होस्ट को एड्रेस करती है, बाकी सारी की सारी गॉड्स को एड्रेस करती हैं। आइदर द होस्ट ऑफ द इमीडिएट परफॉर्मेंस आर ऑल दोज इन जनरल हु प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी। और वो होस्ट कोई एक स्पेसिफिक भी हो सकता है या जनरल भी हो सकता है। तो Homeric hymns were collected in antiquity and set in the order। ये बहुत पुरानी एंटीक्विटी में ये कहीं सेट हुई थी। इवन इनकी भी एग्जैक्ट डेट्स जो हैं वो क्लियर नहीं है, और फिर उन्हें बाद में एक तरतीब में कंपोज किया गया, एक तरतीब में लिखा गया। The hymns provide introduction to principal ancient Greek deities, and they include some of the earliest literary references to the key religious rituals and sites। जैसे हमने शुरू में कहा कि ये पोएम्स क्या हैं, ये पूल ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इन पोएम से हमें पता चलता है किसका, ग्रीक रिचुअल्स का, कि उनके रसूम व रिवाज क्या थे, उनके कस्टम और ट्रेडिशन क्या थे, उनकी साइट्स का पता चलता है कि कहाँ कहाँ जाके वो ऐसा होता था, और इनके साथ साथ उनकी डीटीज के बारे में भी हमें पता चलता है कि कौन ग्रीक गॉड, ग्रीक गॉडेसेस जो हैं वो वर्शिप किए जाते थे उस दौर में। So we can say that Homeric hymns provide us information about Greek deities, about Greek rituals, and about Greek religious sites where those rituals were performed, and also about some other factors of the Greek society, Greek culture, और ग्रीक सोसाइटी के कुछ दूसरे फीचर्स जो हैं वो भी हमें कहाँ से पता चलते हैं, वो यहीं हमें होमेरिक हिम्न से पता चलते हैं। So here is a list of Homeric hymns. There are various number of lines given, like to Dionysus में 21 lines हैं, to Demeter में 495 lines हैं, अपोलो की 546 lines हैं, हर्मस की 580 lines हैं, एफ्रोडाइट की 293 lines हैं, फिर एफ्रोडाइट का एक और पार्ट है 21 lines हैं। So we have all the list of these 33 Homeric hymns, और इनकी नंबर ऑफ लाइन्स भी आगे दी हुई हैं, और आप ये देख रहे हैं कि ये सारी की सारी होमेरिक हिम्स गॉड्स को, गॉडेसेस को एड्रेस की गई हैं, टू के साथ एड्रेस किया गया है, डायोनिसस टू डिमेटर टू अपोलो टू हर्मस टू एफ्रोडाइट एंड सो ऑन। तो ये नंबर 3 टू अपोलो और नंबर 5 एफ्रोडाइट, ये आपके BS इंग्लिश के सिलेबस में है। इसके अलावा में भी कुछ और पोएम्स हों जो कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल हों। आपके BS इंग्लिश में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सिलेबस में ये 2 पोएम्स शामिल हैं, और इन्हीं का हम आगे ब्रीफ व्यू लेंगे। सो व्हाट इज़ द रिलीजियस वर्थ ऑफ होमेरिक हिम्स, कि ये जो हमारी होमेरिक हिम्स हैं इनकी रिलीजियस वर्थ क्या है। In religious terms, to hymn the gods means to sing the song of praise, to celebrate the gods through song। कि हम अगर एज अ होल देखें तो हिम का मतलब ही क्या है कि किसी भी गॉड को, किसी भी गॉडेस को, उसको सेलिब्रेट करना, उसको प्रेज करना। दिस इज समथिंग लाइक, ये इबादत के जैसा है, जैसे हमारे यहाँ इबादत होती है, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दैट, वर्शिप के तरह से। मोस्ट ऑफ द होमेरिक हिम्न एंड विद द प्रेयर टू द गॉड, कि अक्सर जो होमेरिक हिम्न हैं उनका खात्मा किस चीज़ पे होता है, अ प्रेयर। वो दुआ हो सकती है, वो इल्तजा हो सकती है, वो रिक्वेस्ट हो सकती है, वो अप्रिसिएशन हो सकती है। सो मोस्ट ऑफ द होमेरिक हिम्न एंड विद द प्रेयर टू गॉड। एंड द एंशिएंट सिंगर, ठीक है, जिन्हें हम बार्ड भी कहते हैं, या हमें मुख्तलिफ और भी लिटरेरी वर्क्स में भी इनका जिक्र मिलता है, लिटरेरी ट्रेडिशन में भी हमें पता चलता है कि सिंगर्स हुआ करते थे, बार्ड। एंड द कम्युनिटी, नॉट ओनली दोज सिंगर्स बट द कम्युनिटी होल, वर्शिप द डीटी थ्रू द सॉन्ग्स। कि जैसे आजकल भी क्रिश्चियनिटी में अभी तक चर्च में जो डिवाइन सर्विस होती है उसमें वो जो दुआ करते हैं, जो उनकी इबादत होती है, जिसको सर्विस कहा जाता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, वो सॉन्ग गाए जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही उस दौर में भी एंशिएंट सिंगर जो हैं और जो कम्युनिटी है वो गॉड्स को, गॉडेसेस को अपीज करने के लिए उनके लिए सॉन्ग गाती थी। द पोएट्स रिडेम्पशन ऑफ दीज स्टोरीज वाज सिनोनिमस विद वर्शिप। हम ये कह सकते हैं कि पोएट ने बेसिकली ये पोइट्री नहीं की है, दिस इज नॉट हिज पोइट्री, rather this poetry is equal to his worship।
ये उसकी वर्शिप है जो कि उसने की है, ठीक है। सो this the rendition, the singing of these poems or these stories was just like a worship. Their telling invoked the gods even as it they called events that changed the world. ये इसके नतीजे में एक ऐसे इवेंट्स जो थे वो थे जिनकी वजह से दुनिया में तब्दीलियां आई, और ये पोएम्स, ये होमेरिक हिम्स जो हैं उन्हीं को अप्रिशिएट करने के लिए। हिम टू अपोलो, जो हमारे सिलेबस में एक पोएम है वो है हिम टू अपोलो, ठीक है। और हिम टू अपोलो को डिस्कस करने से पहले हम अपोलो को देखते हैं कि अपोलो कौन था जी। अपोलो वाज गॉड ऑफ द सन। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये मैंने एक दो जगह पे ये क्वेश्चन देखा है, ठीक है, कि जो अपोलो है वो कौन था। ही वाज गॉड ऑफ सन, लाइट, ऑरेकल्स, नॉलेज, हीलिंग, डिजीजेस, म्यूजिक और पोएट्री का भी गॉड था। पोएट्री, सॉन्ग्स, डांस, आर्चरी, तीरंदाजी, हर्ड्स एंड फ्लॉक यानी भेड़ें बकरियां, रेवट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द यंग। और इसके साथ साथ ही वाज आल्सो स्पेसिफिक गॉड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द यंग। तो अपोलो के पास इतने सारे ओहदे थे कि वो गॉड ऑफ सन भी था, लाइट भी था, ऑरेकल्स भी था, नॉलेज भी था, हीलिंग डिजीजेस, म्यूजिक, पोइट्री, सॉन्ग्स, डांस, आर्चरी, हर्ड फ्लॉक और स्पेसिफिकली द प्रोटेक्शन ऑफ द यंग। ऑरेकल्स के बारे में आपने ईडीपस में भी पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि व्हाट इज एन ऑरेकल। तो ही वाज आल्सो गॉड ऑफ ऑरेकल्स। ही इज सन ऑफ जियोस एंड लीटो, जो उसकी पेरेंटेज है तो वो जियोस और लेटो का बेटा है, एंड द ट्विन ब्रदर ऑफ आर्टेमिस, और गॉडेस आर्टेमिस का भाई है। और जो आर्टेमिस है वो कौन है? शी इज द गॉडेस ऑफ हंट, गॉडेस ऑफ हंट है, और उसका वो ट्विन ब्रदर है, आइडेंटिकल ब्रदर है, ठीक है। अपोलो इज एन इम्पॉर्टेंट पेस्ट्रल डीटी। पेस्ट्रल ये वर्ड आपने मुख्तलिफ जगहों पे पहले भी पढ़ा है। पेस्ट्रल कहते हैं समवन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू रूरल लाइफ, देही इलाकों के साथ जो एसोसिएट होता है, ठीक है। तो ये रिवर ऑफ हर्ड एंड फ्लॉक भी है, इसलिए जो है इसे हम कहते हैं कि ये पेस्टल डीटी है। एंड वाज द पैटर्न ऑफ हर्ड्समैन एंड शेफर्ड, और ये गदरियों का, गिल्लाबानों का, रेवट रखने वालों का पैटर्न भी है, यानी उनका ये निगरान भी है, उनका मुहाफिज भी है। और जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, दिस इज एन इमेजिनरी पिक्चर ऑफ अपोलो, ठीक है। सो ही वाज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल गॉड। इसकी ब्यूटी जो है एज अ गॉड वो इसका फेम थी। He is considered as the most beautiful god. So let us have a short look, a glimpse at the story of hymn to Apollo. The hymn opens with a passage about the birth of Apollo and his twin sister Artemis. हमने पहले भी पढ़ा है कि अपोलो और आर्टेमिस जो हैं ये ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, ठीक है, इकट्ठे पैदा हुए हैं। Their mother Leto gives birth to Artemis at Ortygia, but has to hunt for a long time before she finds a land whose people will allow her to bear Apollo. Okay? वो अर्टमिस को तो पहले ऑर्टिगिया में बर्थ दे लेती है, वहाँ डिलीवर कर लेती है, लेकिन अपोलो की बर्थ के लिए उस जगह ढूंढने के लिए काफ़ी सारा सफ़र करना पड़ता है। फाइनली शी इज़ अलाउड टू हैव द बेबी ऑन द टाइनी आइलैंड ऑफ डेलस। ये भी एक जगह पे क्वेश्चन आया है कि किस आइलैंड पे अपोलो की बर्थ हुई थी। तो दैट वाज द आइलैंड ऑफ डेलस, which is personified as a female who can speak to Leto. Leto's labor lasts for 9 days. Important point है, it took 9 days to deliver Apollo, because Hera, out of jealousy, has forbidden the goddess of childbirth, Aletheia, to visit Leto. उसने उस गॉडेस ऑफ चाइल्ड बर्थ को उस जगह पे आने की इजाज़त ही नहीं दी, इसलिए उसकी डिलीवरी में देर हुई, टाइम लगा। बट डिस्पाइट हेराज एफर्ट्स अपोलो लीप्स आउट इन द लाइट। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अपोलो जो है वो पैदा हो जाता है। He comes out of the womb of the mother. An extended tribute to Delos and its people follows. पहले उसकी बर्थ का जिक्र है और उसके बाद क्या है, एक ट्राइब्यूट है, एक खराज तहसीन पेश किया जाता है डेलोस और उसके लोगों को।
It is followed in turn by a pine or a song of praise. उसके बाद एक song of praise है, ठीक है, and triumph, और वो सिर्फ प्रेज का नहीं बल्कि सक्सेस का, ट्रायम्फ का सॉन्ग है, टू अपोलो हिमसेल्फ, और वो किसको मुखातिब करके किया जा रहा है? खुद अपोलो को. द स्पीकर हु मेंशन्स ही इज ब्लाइंड डज नॉट नो वेयर टू स्टार्ट. अच्छा, इस बात से ये जो हिम टू अपोलो है, यहीं से हमें पता चलता है कि जो स्पीकर है वो कौन है? ब्लाइंड है. और इसी ट्रेडिशन को ही मद्देनजर रख के ये कहा जाता है कि जो होमर है वो खुद भी ब्लाइंड था. इसी से हमें पता चलता है. So the speaker in the hymn to Apollo is blind, and he does not know where to start. With Apollo's radiance, with his skill on the lyre, or with the beauty of the shrine he causes to build near Mount Parnassus. जिसको Parnassus की तरह से स्पेल किया जाता है, लिखा जाता है in some translations. Okay? तो वो जो ब्लाइंड जो स्पीकर है वो अपोलो से इस तरह से मुतासिर है कि उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो कहाँ से शुरू करे, अपोलो की कौन सी खूबी से शुरू करे. उसकी रेडियंस से, उसकी चमक दमक से, हिज स्किल ऑन लायर, वो लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अपोलो बजाता था और बहुत ज़बरदस्त बजाता था. आर द ब्यूटी ऑफ द श्राइन ही काज टू बिल्ड नियर माउंट पार्नासस, या उस श्राइन की, उस प्लेस की ब्यूटी से स्टार्ट करे जो माउंट पार्नासस पे उसने तामीर की थी. द श्राइन इज बिल्ड बाय काउंटलेस ट्राइब्स ऑफ ह्यूमन, एंड अपोलो promises टू प्रोवाइड unerring counsel to all who visit there. वो जो श्राइन है उसको बहुत सारे लोगों ने ह्यूमन एफर्ट्स के साथ मिलकर तामीर किया था, यानी उसमें कोई सुपर ह्यूमन एफर्ट शामिल नहीं है. और उसके साथ साथ क्या हुआ था? अपोलो ने ये प्रॉमिस किया था कि जो कोई भी उसको विजिट करेगा, जो कोई भी वहाँ आएगा, वो उसे क्या करेगा? ही विल प्रोवाइड हिम एन अनएरिंग काउंसल. वो उसको एक नहायत दुरुस्त मशवरा, अनएरिंग विच कंटेन्स नो एरर, नो मिस्टेक्स, और काउंसल स्टैंड फॉर मशवरा, गाइडेंस, कि जो कोई भी वहाँ आएगा उस शराइन पे, उसे अपोलो जो है वो अनएरिंग काउंसल प्रोवाइड करेगा. तो ये इस पोएम को सामने रखते हुए जब हमने इसके स्टार्ट की बात की तो हमने देखा कि जो ब्लाइंड स्पीकर है, जो ब्लाइंड पोएट है, नरेटर है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपोलो की किस खूबी से शुरू करे. तो मुझे अपने एक उर्दू का एक शेर याद आया कि शायर कहता है, अजब तमाशा है हुस्न जाना, शुरू करूँ तो कहाँ से पहले. अजब तमाशा है हुस्न जाना, शुरू करूँ तो कहाँ से पहले, हर एक जलवा पुकारता है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले. तो पोएट जो है वो सेम इसी स्टेट ऑफ माइंड में है कि ही इज़ अनएबल टू डिसाइड फ्रॉम विच एस्पेक्ट ऑफ द ब्यूटी ऑफ हिज बिलवड शुड ही स्टार्ट फर्स्ट, क्योंकि उसे हर जलवा ही कहता है कि यहाँ से पहले और यहाँ से पहले. So in an important subplot, अब subplot इसमें हिम टू अपोलो में subplot जो है वो एक important subplot है. उसमें क्या होता है? The speaker describes how Apollo kills a terrible snake who is guarding the monster Typhon. Hera, Zeus' wife, bore Typhon in revenge for Zeus having fathered Athena from his own head without Hera. ये उनकी अपनी पर्सनल रिवालरी है और उनकी पर्सनल रिवालरी के नतीजे में ही एक मॉन्स्टर टाइफोन जो है वो पैदा हुई थी. और अब जो है अपोलो क्या करता है? उस मॉन्स्टर को जो स्नेक की फॉर्म में है उसको किल करता है. हेफेस्टस आल्सो spelled like this. The child Zeus and Hera bore together was born lame. ये उनका चाइल्ड है और वो लेम पैदा हुआ. Hera is perennially jealous that Zeus has sired so many beautiful children with mortal women and minor goddesses. उसको ये दुख है कि ज़्यूस ने उसको छोड़ के बहुत सारी मॉर्टल वीमन्स के साथ भी बच्चे पैदा किए हुए हैं, और मॉर्टल वीमन के अलावा माइनर गॉडेसेस के साथ भी उसने ऐसा किया हुआ है. ठीक है. Hera gives Typhon to the snake to raise the monster child. The snake welcomes Typhon as one of her own evil kind. Then the serpent helps Typhon wreak much evil among humanity. फिर जब वो serpent बड़ा हो जाता है तो उसको जो है
वो जो सरपेंट उसको नर्चर करता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी परवरिश करता है, वो उसे बहुत ज़्यादा हैवक क्रिएट करने में हेल्प आउट करता है। अपोलो हु इज एज टैलेंटेड विद ए बो एज ही इज विद द लायर शूट्स द स्नेक एंड लीव्स हर टू रॉट। अपोलो क्या करता है, यहाँ पे अपोलो की दो खूबियाँ हमें पता चल रही हैं, ठीक है। वो इज एज टैलेंटेड विद द बो, यानी वो तीर कमान के साथ भी उतना ही टैलेंटेड है जितना वो लायर के साथ है, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है। तो वो क्या करता है, ही शूट्स द स्नेक एंड लीव्स हर टू रॉट, वो उसको वहाँ पे शूट कर देता है, तीर के साथ मार देता है, उसको गलने सड़ने के लिए वहाँ छोड़ देता है। The speaker mentioned that after the snake's death, the spot where she died is called Pytho. An important point. ठीक है, the place where the snake died is called Pytho. और स्नेक का नाम तो आपको याद हो गया होगा, टाइफन। Apollo now undertakes to find humans to serve as his priests. अब वो अपोलो क्या करता है, वो humans को अपने priest के तौर पे बना लेता है। When he spots a Cretan ship, he transforms himself into a dolphin and leaps aboard, terrifying the Cretan sailors. In this form, Apollo directs the ship to Delphi, which is called Crisa at the point in this hymn. वो डॉल्फिन की शक्ल इख्तियार करके समंदर में चला जाता है और फिर वहाँ से समंदर में से उस शिप को डायरेक्ट करता है कि वो उसको कहाँ पे लेके जाएं, डेल्फी पे लेके जाएं, जिसका नाम क्या है, क्रीसा। When they arrive, Apollo informs the sailor that from now on they will live at Crisa, forsaking their wives and their homes to tend his shrine. वहाँ जाके वो उन्हें बताता है कि अब से ऑनवर्ड आप इसी जगह पे रहेंगे और अपने बीवी बच्चों को, अपने घरों को छोड़ के अब इसी जगह के ऊपर, शराइन के ऊपर उसके मुरीद बन के रहेंगे। Since he took the form of a dolphin, Delphis in Greek, dolphin or Delphis in Greek, the spot will be now called Delphi. इसी वजह से ही उस जगह को क्या कहा जाता है, डेल्फी का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि वो डॉल्फिन बन के उस जगह पे उन्हें लेके आया था। And the shrine will be known as the Delphic Shrine. जगह का नाम डेल्फी बन गया और उस श्राइन का नाम डेल्फिक श्राइन हो गया। Apollo promises to provide abundant flocks of sheep for food and also vows that if any of the priests misbehaves, which is the custom of the mortal men, they will have new masters and will be forever forced under their yoke. उन्हें बताता है कि अगर कोई शख्स मिसबिहेव करेगा, ठीक है, और वो साथ ये भी बताता है कि मिसबिहेव करना किसकी कस्टम है, किन लोगों की ट्रेडिशन है, मॉर्टल मैन की। कहता है जैसे इंसान मिसबिहेव करते हैं, अगर कोई भी शख्स मिसबिहेव करेगा तो फिर क्या होगा, दे विल हैव न्यू मास्टर, उनका आका अपोलो नहीं रहेगा, कोई और आका उनका बदल दिया जाएगा। एंड दे विल बी फोर्स फॉर एवर टू लिव अंडर देयर योक, ये सिंबॉलिकली यूज किया गया है, और फिर वो अपने नए आका के अहकामात के तले उनके योक में बंध के रहेंगे। As in many other Homeric hymns, this one closes with the speaker's promise, but I will call to my mind both you and another song. ये जो पोएम एंड हो रही है वो ये ऐसे हो रही है कि I will keep in my mind you as well as some other song too. Here comes the other hymn, hymn to Aphrodite. Aphrodite is an ancient Greek goddess associated with love, beauty, pleasure, passion and procreation. एफ्रोडाइट जो है ये एक एंशियंट ग्रीक गॉडेस है और उसके पास क्या क्या पोर्टल्स हैं, वो गॉडेस ऑफ लव है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी है, गॉडेस ऑफ प्लेयर है, गॉडेस ऑफ पैशन भी है और साथ में गॉडेस ऑफ प्रोक्रिएशन भी है, नस्ल को भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इसी की है। In Greek mythology, Aphrodite was married to Hephaestus, the god of blacksmiths and metalworking. इतनी खूबसूरत गॉडेस जो है जिसके पास इतने सारे पोर्टफोलियोज हैं, लव, ब्यूटी, प्लेयर, पैशन भी है, उसको किसके साथ उसकी शादी की गई जी, गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ्स और मेटल वर्कर, लोहारों और
लोहे का काम करने वालों के गॉड के साथ। सो दिस हिम टू एफ्रोडाइट इज रिटन बाय सैफो। इसकी हिम टू एफ्रोडाइट की पोएटिस है जिसका नाम है सैफो, ठीक है। और इट वाज रिटन ऑलमोस्ट इन द ईयर 600 BC, ठीक है। बहुत सारी होमेरिक हिम्स के पोएट्स या पोएटिस का नहीं भी पता हु रोट देम, लेकिन ये जो हिम टू एफ्रोडाइट है इसकी पोएटिस एक खातून है और उसका नाम है सैफो। सैफो's poem consists of a plea from a forlorn individual to help secure the ardor of a reluctant lover। आपको यहीं से ही हिम टू एफ्रोडाइट की स्टोरी का कुछ आइडिया हो रहा होगा कि ये एक प्ली है, ये एक रिक्वेस्ट है किसकी? अ फोरलोन इंडिविजुअल की। फोरलोन कहते हैं तन तनहा, अलोन, अकेला। एक तन तनहा इंडिविजुअल है और वो रिक्वेस्ट करता है एफ्रोडाइट से। किस चीज़ की रिक्वेस्ट करता है? प्लीज करता है कि वो उसकी हेल्प करे। किस चीज़ में हेल्प करे? टू सिक्योर द अर्डर, कि वो मोहब्बत को सिक्योर करे। किसकी मोहब्बत को? अ रिलक्टेंट लवर, एक ऐसे लवर की मोहब्बत को वो हासिल करना चाहती है या चाहता है, जो भी इस पोएम का नैरेटर है, कि जो लवर क्या है? वो लवर रिलक्टेंट है, अनविलिंग लवर है। The lover is not at all willing to love the narrator, और narrator इस सूरत हाल में पोएटिस, ये पोएटिस या नैरेटर जो भी है वो इस सूरत हाल में एफ्रोडाइट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे, उसका जो अनविलिंग लवर है उसकी मोहब्बत उसके लिए क्रिएट करे या उसे वो मोहब्बत ले करे। इंट्रोडक्शन टू हिम टू एफ्रोडाइट। जैसे हमने प्रीवियस पोएम में पढ़ा हिम टू अपोलो में कि सबसे पहले वो अकाउंट ऑफ बर्थ है डिस्कस किया गया, यहाँ ऐसा नहीं है। अनलाइक द हिम टू हर्मेस एंड हिम टू अपोलो, टू एफ्रोडाइट डज नॉट बिगिन विद एन अकाउंट ऑफ द गॉडेसेस बर्थ। यहाँ गॉडेसेस की बर्थ का कोई जिक्र नहीं है। हर अराइवल विल बी कवर्ड इन हिम 6। इंस्टेड द स्पीकर लिस्ट 3 गॉडेसेस whom एफ्रोडाइट कैन नॉट मैनिपुलेट। ये यहाँ से उसकी जो है ना एक क्वालिटी से स्टार्ट होती है पोएम कि 3 गॉडेसेस ऐसी हैं जिन्हें एफ्रोडाइट बजाते खुद मैनिपुलेट नहीं कर सकती। द फर्स्ट वन इज एथिना, द गॉडेस ऑफ विजडम, वॉर, मैथमेटिक्स एंड द आर्ट्स। सेकंड इज Artemis, the goddess of the hunt, and the third is Hestia, the goddess of hearth and domestic life। तो ये 3 जो हैं गॉडेसेस हैं जिनका वो जिक्र करते हैं, पोएटिस करती है कि ये 3 गॉडेसेस वो हैं जिन्हें एफ्रोडाइट बजाते खुद मैनिपुलेट नहीं कर सकती है। Since Aphrodite is goddess of love, fertility, beauty, so none of the male gods on Olympus can withstand her wiles। ये क्योंकि फीमेल जो है ना इश्यूज उन्हीं को साथ में ये लेके चलती है, ठीक है, कि जी वो गॉडेस ऑफ लव भी है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी है। तो जो मेल गॉड्स हैं उनके बारे में उसने क्या कहा है कि ये इसके जो वाइल्स हैं, इसके जो फ्रेब हैं, वाइल कहते हैं धोखा, फ्रेब, इसके एफ्रोडाइट के धोखों को, इसके फ्रेब को कोई भी ओलंपस मेल गॉड विद स्टैंड नहीं कर सकता, उसका सामना नहीं कर सकता। एफ्रोडाइट लाइक्स टू मेक द गॉड्स एंड गॉडेसेस फॉल इन लव विद मॉर्टल। क्योंकि ये गॉडेस ऑफ लव है तो ये क्या करती है, ये दूसरे गॉड्स को मॉर्टल्स के साथ इश्क करवाती है, उन्हें फोर्स करती है, उनके दिलों पे जाके मॉर्टल्स की मोहब्बत पैदा करती है। और वो जो गॉड्स हैं, मॉर्टल मीन ह्यूमन बीइंग, पानी, ठीक है, गॉड इमॉर्टल हैं लेकिन वो किन की लव का शिकार हो जाते हैं? मॉर्टल्स की लव का शिकार हो जाते हैं। एंड इवन Zeus falls prey to her tricks whenever Aphrodite causes him to forget his wife Hera। वो उसको अपनी वाइफ हेरा को भुलवा देती है एफ्रोडाइट, और उसे ह्यूमन, मॉर्टल वीमेन, ब्यूटीफुल वीमेन या इवन सब गॉडेसेस, लोअर लेवल की गॉडेसेस की मोहब्बत में मुब्तला कर देती है।
Zeus finally retaliates by making Aphrodite fall in love with a handsome Trojan herdsman called Anchises. Zeus जो है वो उससे बदला लेने के लिए एफ्रोडाइट का चक्कर चलवा देता है। वो उसके एफ्रोडाइट बजाते खुद किसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है? एक ट्रोजन हर्ड्समैन। अब ये गॉडेस है और किसकी मोहब्बत में मुब्तला होती है? एक ट्रोजन हर्ड्समैन की, जिसका नाम एंकसिस है। और एफ्रोडाइट गोज टू हर आल्टर एट पाफस वेयर द थ्री ग्रेसेस बेथ हर। वो तीनों गॉडेसेस जिनको हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है, वो तीनों के तीनों क्या करते हैं? उसे बेथ करते हैं, नहलाते हैं। अनॉइंट हर विद स्वीट स्मेलिंग ऑयल, उसको खुशबूदार तेल की मालिश करते हैं, उसकी बॉडी पे ऑयल लगाते हैं। एंड ड्रेस हर ब्यूटीफुली, और उसको खूबसूरत सा लिबास पहना देते हैं, यानी वहां जाके वो उसको तैयार करते हैं। देन एफ्रोडाइट डिपार्ट्स टू लुक फॉर एंकसिस। वहां से तैयार होके एफ्रोडाइट क्या करती है? जिसकी वो मोहब्बत में मुब्तला हो गई है, एंकसिस, उसको तलाश करती है। ऑन हर वे शी एंटरटेन्स हरसेल्फ बाय काजिंग द बीस्ट शी पासेस टू मेट विद अदर स्पीसीज। गॉडेस है, कुछ भी कर सकती है, तो वो रास्ते में क्या करती है? उसको जो बीस्ट मिलते हैं, जो जंगली दरिंदे मिलते हैं, उनकी वो मीटिंग करवाती है, किसके साथ? अदर स्पीशीज के साथ, ठीक है। तो ये वो अपने आप को एंटरटेन करती है, इंजॉय करती है। और ये इसलिए एक गलत काम है, ठीक है, क्योंकि मीटिंग जो है, जो सेक्सुअल रिलेशन है, वो सेम काइंड में होता है, ठीक है। लाइक अ हॉर्स विल ऑलवेज हैव अ फीमेल हॉर्स फॉर हर सेक्सुअल रिलेशन, अ गोट विल हैव अ मेल गोट एंड फीमेल गोट विल डू द सेम। इसी तरह से लायन और लायनेसेस हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से लायन है बीस्ट के तौर पे और दूसरी तरफ से अदर स्पीसीज में कोई घोड़ा या बकरी या कोई इस तरह का जानवर है। लेकिन ये जो एफ्रोडाइट है, ये क्या करती है? ये जब अपने सफ़र पे निकलती है तो रास्ते में मुख्तलिफ बीस्ट को, अदर अदर एनिमल्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करती है और ख़ुद इससे इंजॉय करती है। When Aphrodite finally finds Anchises, he is overwhelmed by her beauty and the finery she is wearing. वो दो चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होता है, एक तो उसकी ब्यूटी से और एक उसकी फाइनरी से, जो उसने इतने खूबसूरत लिबास और जेवरात और जो भी पहना हुआ है, इन दो चीज़ों से एनकसिस जो है वो बहुत इम्प्रेस होता है, शिश्तर रह जाता है। Recognizing her as a goddess, he humbly promises to build her a shrine and asks her to bestow good luck on him. जब उसे पता चलता है कि ये तो गॉडेस है, तो उसे वादा करता है कि एक तो वो उसके लिए एक शराइन तामीर करेगा और साथ ही उसे कहता है कि उसको गुड लक भी दे, उसको ओमन के तौर पे उसको गुड लक जो है वो बोले। एफ्रोडाइट क्लेम्स शी इज नॉट गॉडेस। एफ्रोडाइट ये कहती है कि जी मैं तो गॉडेस नहीं हूँ, जस्ट ए मॉर्टल प्रिंसेस फ्रॉम फ्रीजिया। मैं कौन हूँ? मैं एक मॉर्टल प्रिंसेस हूँ। Hermes has snatched her from her home specifically to marry Anchises. She begs Anchises to introduce her to his family, untamed and untried as she is, promising that they will deem her a worthy wife for him. वो उसे कहती है कि जी मेरा अपनी फैमिली में इंट्रोडक्शन करवाओ, और वो उसके लिए एक अच्छी बीवी के तौर पे साबित हो। The besotted Anchises takes her to bed immediately and then falls asleep. वो उसको साथ बेड पे ले जाता है और वो खुद सो जाता है। एफ्रोडाइट रिटर्न्स टू हर गॉडेस फॉर्म। जब वो सो जाता है तो एफ्रोडाइट क्या करती है? वो अपनी गॉडेस की फॉर्म में दोबारा आ जाती है, बिफोर वेकिंग हिम, उसके जागने से पहले पहले। टेरिफाइड एट हर मैग्निफिसेंस, एनकिसिस बेग्स हर नॉट किल हिम। जब वो उसको गॉडेस की फॉर्म में देखता है तो वो टेरिफाई हो जाता है, वो खौफजदा हो जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम गॉडेस हो, मैं ह्यूमन हूँ, मैं मॉर्टल हूँ, तो मुझे कहीं कत्ल न कर देना। Aphrodite assures him that he is not dear to the gods and that he will have a son. वो उसे कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूँगी, अब तुम गॉड्स की नज़रों में आ गए और उनके भी अजीज़ बन गए हो। और वो उसे बताती है कि दे विल हैव अ सन, एनिशियस, हु विल रूल ट्रॉय। और वो उसे कहती है कि जो हमारा सन होगा एनियस, वो क्या करेगा? विल रूल ट्रॉय। ट्रॉय का शहर, इलियम का शहर जो है वो उसको उस पर रूल करेगा। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था उसमें, इलियड में,
कि जो सिटी ऑफ ट्राय है उसका नाम इलियम भी रहा है, और इसीलिए जो पोएम है इलियड, उसको इलियड कहा जाता है या सॉन्ग ऑफ इलियम भी कहा जाता है। अच्छा जी, वो उसे अपने एक सन का बताती है और साथ में बताती है कि उसका जो सन होगा वो सन ट्राय को रूल करेगा। बट सिंस शी इज इमॉर्टल, एफ्रोडाइट कैन नॉट बियर द थॉट ऑफ टेकिंग एंक्सिस टू लिव एट ओलंपस। अब इशू ये है कि वो इमॉर्टल है, गॉडेस है, जबकि एंक्सिस जो है वो मॉर्टल है, ह्यूमन बीइंग है, और वो एक मॉर्टल को, एक ह्यूमन बीइंग को अपने साथ ले जाके ओलंपस में नहीं रह सकते। सो मर्सीलेस लेवलिंग एज विल सून कनकर हिम एज इट डज ऑल मॉर्टल। तो जो वक्त जो है ये बहुत जल्द ही कनकर कर लेगा उस मॉर्टल को। मीन्स द मॉर्टल्स आर सपोज टू डाई, जबकि गॉडेस तो इमॉर्टल है, तो वो गॉडेस जो है उसको डेथ नहीं आएगी, जबकि जो मॉर्टल है द मॉर्टल विल बी कनकर्ड बाय डेथ, मौत उन पे आ जाएगी। So Aphrodite adds that since she herself has fallen in love with the mortal for the first time, she is disgraced and the other gods will mock her forever. Okay? अब वो ये समझती है कि वो एक मॉर्टल की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी है, लिहाजा दूसरे गॉड उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे तंज का निशाना बनाएंगे। शी हैज़ कंसीव्ड अ सन विद एनकसिस, तो एनकसिस का जो है एक बेटा भी अपने मोम में कैरी करती है। शी विल गिव द बेबी टू निम्फ्स who will care for him during his infancy, and when the child is 4 years old, Aphrodite will bring him to his father. ये प्लान करती है कि वो निम्फ्स को, ब्यूटीफुल फेरीज को या वीमन को वो बच्चा दे देगी और वो 4 साल तक उसकी परवरिश करेंगी, और जब वो 4 साल का हो जाएगा तो वो आगे इसको अपने बाप के पास ले आएगी। द गॉडेस एड्स दैट शी विल फुलफिल हिज प्रॉमिस ओनली इफ एनकसिस कीप्स देयर यूनियन इन अ सीक्रेट। वो एनकसिस पे एक कंडीशन रखती है कि वो उसके बेटे को इसी सूरत ही सिक्योर करके रख सकेगी अगर एनकसिस उसके, यानी एफ्रोडाइट के और एनकसिस के यूनियन को, उनके मिलाप को, उनके मोहब्बत को सीक्रेट रखेगा। इफ ही टेल्स एनीवन ही विल ड्रेड द रेथ ऑफ द गॉड। अगर उसने किसी को बता दिया तो फिर उसे क्या क्या होगा, उसे गॉड्स के रेथ का, गॉड्स के रेज का, शदीद गुस्से का सामना करना पड़ेगा। सो हेयर वी स्टॉप फॉर अ वाइल। ये हमारी पोएम्स का जनरल इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम हिम टू एफ्रोडाइट की इन डिटेल स्टोरी वो डिस्कस करेंगे, उसके थीम्स डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग देम। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।